ओके, अब स्टार्ट किया था क्लास को। सब कुछ दिख रहा तो ठीक है, नहीं तो आप अपने फोन को ना लैंडस्केप मोड में रोटेट कर दीजिएगा तो और अच्छा दिखेगा। ठीक है, तो हम लोग रेडिएशन पे थे। रेडिएशन पे हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया था? रेडिएशन पे हम लोग सीखा था कि रेडिएशन का एक होता है एब्जॉर्प्टिव पावर, एक इमिसिव पावर, एक ट्रांसमिटिव पावर। ठीक है, इसके बारे में 3 चीजें हम लोगों ने पढ़ा था। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर हम इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। ठीक है, रेडिएशन के बारे में हम आगे पढ़ते हैं। तो इसमें एक चीज पढ़ना है, इसको बोलते हैं स्टीफन लॉ। ठीक है, स्टीफन लॉ पढ़ना है। तो स्टीफन लॉ क्या कहता है कि देखो, सबसे पहले एक चीज बात जानिए, ब्लैक बॉडी is the good absorber of heat. ब्लैक बॉडी जो होता है हीट का गुड एब्जॉर्बर है, और जो गुड एब्जॉर्बर होता है वो गुड इमिटर भी होता है। ओके, गुड एब्जॉर्बर इज गुड इमिटर ऑफ हीट। ठीक है, गुड एब्जॉर्बर इज द गुड इमिटर ऑफ हीट। ये बात आप लोग को मालूम चल गया। अब देखो, स्टीफन साहब ने कहा था तो हीट का जो फ्लो होगा क्यू बाई टी, वो क्या होगा इसका एरी सरफेस एरिया का डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। ओके, दो दो हीट जो फ्लो कर रहा है तो क्यू बाई टी वो क्या होगा सरफेस एरिया का डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा चीज ने कहा था कि जो हीट का जो फ्लो होगा वो टेम्परेचर पे पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। ओके, ओके, तो हम ये दोनों इक्वेशन को तो हम मिलाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, क्यू बाई टी का मान कितना होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ए पे पावर टी बाई 4। ओके, लेकिन यह जो है किसके लिए है, ब्लैक बॉडी के लिए, और दुनिया में ब्लैक बॉडी को छोटा नहीं है। ओके, जितना भी होता है सब ग्रे बॉडी होता है, सिर्फ ब्लैक बॉडी के कंपेयर में हो सकता है। ओके, तो इसलिए इसके लिए एक कांस्टेंट होता है यहाँ पे क्यू बाई टी जो होगा, इसमें क्या लिख देंगे ई ए टी पे पावर 4। तो मतलब हीट का जो फ्लो होगा ई ए टी पे पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। और ये क्या आपका इमिसिव पावर। ओके, तो इसका मान कितना होता है, इसका मान 0 से ज्यादा होगा और 1 से कम होगा। ई का मान कितना होगा, ई का मान कितना होता है 0 से ज्यादा लेकिन 1 से कम। ओके, ब्लैक बॉडी होगा तो ब्लैक बॉडी के लिए ई का मान 1 होगा, अदरवाइज इसका मान 1 से हमेशा छोटा होगा। ओके, ये बात समझ में आ गया। अब देखो, हम लोगों ने फिजिक्स में एक पढ़ा है कि अगर हमको प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हटाना है, ये कांस्टेंट को हटाना है, तो अगर प्रोपोर्शन को हटाएंगे तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट रखेंगे। ओके, और जैसा आदमी होता है अपने नेचर के अनुसार से वो वैसा कांस्टेंट लिखता है। ओके, तो क्यू बाई टी का मान कितना होगा हमारा,
सिग्मा ए टी पे पावर 4। ओके, तो हमारा जो स्टीफन लॉ है, ये यही कहा, और ये कांस्टेंट को बोलते हैं क्या, स्टीफन कांस्टेंट। ओके, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टीफन कांस्टेंट। तो यहाँ तक कोई दिक्कत? स्टीफन लॉ तो समझ आया सबको? और स्टीफन लॉ ने क्या कहा था कि तो हीट का जो फ्लो होगा, क्यू बाई टी जो होगा, टेम्परेचर के पावर 4 का डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा और एरिया का डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। ओके, अब इसको हम आगे लेके बढ़ते हैं। अब देखो, कोई हमसे पूछेगा इस सिग्मा का मान कितना होगा, जैसे कि हमने ये जो स्टीफन कांस्टेंट बताया, स्टीफन कांस्टेंट का कुछ वैल्यू होगा ना, तो साइंटिस्ट ने इसको बहुत एक्सपेरिमेंट करने के बाद इसने इसका वैल्यू जो निकाला है, और उन्होंने जो हमें सजेस्ट किया है, वो स्टीफन कांस्टेंट का जो मान होता है हमेशा इतना ही होगा, 5.67 इंटू 10 पे पावर -8। अब देखो, पावर का यूनिट क्या होता है, वाट। ओके, तो यहाँ पे क्यू बाई टी की जगह पे वाट लिखेंगे और एरिया नीचे जाएगा, तो जब एरिया नीचे जाएगा तो वाट पर मीटर स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे है टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर हमेशा केल्विन में होगा, पर केल्विन पे पावर 4। ओके, तो यहाँ पे एक चीज बात है कि टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में नहीं लेना, कभी भी टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में हम लोग कभी नहीं ले सकते हैं। ओके, ये बातें हमारी कंप्लीट हो गई। तो ये हमारा स्टीफन साहब ने कहा था। तो कोई हमको बता सकता है कि स्टीफन कांस्टेंट का डायमेंशन कितना होगा, डायमेंशन ऑफ स्टीफन कांस्टेंट? एनीवन? कोई हमको स्टीफन कांस्टेंट का डायमेंशन निकाल के बता सकता है? कैसे निकलेगा ये डायमेंशन? देखो, अभी अभी हमने क्या बताया, क्यू बाई टी होता है कितना आपका, सिग्मा ए टी पे पावर 4। अब देखो, यहाँ पे आपके पास क्यू है, तो हीट का जो डायमेंशन होगा वो कितना होगा, एम स्क्वायर टी माइनस टू, जितना वर्क डन का होगा। नीचे में टाइम है तो टी, और यहाँ पे सिग्मा का हमको चाहिए, एरिया का कितना होगा हमारा, एल स्क्वायर। ओके, और हमें टेम्परेचर कितना होगा, केल्विन पे पावर 4। तो हमारा मान कितना होगा, रुकिए हम देखते हैं कि आप लोगों ने क्या जवाब दिया। ये हो गया सिग्मा हमारा, तो हमारा मान कितना हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ से एल स्क्वायर से एक एल स्क्वायर कट गया, और यहाँ पे एम टी पे पावर -3 के पे पावर -4, ये हो गया हमारा डायमेंशन। ओके, किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है सब? तो स्टीफन कॉन्स्टेंट का डायमेंशन हमें मालूम किया, तो इसमें कोई दिक्कत? और स्टीफन लॉ में किसी को दिक्कत? तो रेडिएशन का पहला पहला टॉपिक, एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके दूसरे टॉपिक पे आते हैं। ओके, तो दूसरा टॉपिक है किरचॉफ लॉ। ओके, तो किरचॉफ लॉ आप लोग और कहाँ पढ़े हैं? एक इसमें किरचॉफ लॉ पढ़ना है, एक किरचॉफ लॉ आप लोग कहाँ पढ़े हैं, कौन चैप्टर में, क्लास 12 के?
एनीवन? किरचॉफ ना आप लोग करंट में नहीं पढ़े हैं? इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। ओके, एक किरचॉफ ना आपको हीट में ही पढ़ना है। तो किरचॉफ जी ने क्या कहा है? किरचॉफ जी ने कहा है कि इमिसिव पावर एंड एब्जॉर्प्टिव पावर एट ए पार्टिकुलर वेवलेंथ हमेशा कांस्टेंट होता है। ओके, इमिसिव पावर एंड एब्जॉर्प्टिव पावर एट अ पार्टिकुलर वेवलेंथ हमेशा कांस्टेंट होगा। तो आपके पास दो गो वेवलेंथ देगा, एक लेमडा वन और एक लेमडा टू। ओके, तो लेमडा वन पे इमिसिव पावर E1 बाय A1 इज इक्वल टू U2 बाय A2 हमेशा होगा। ओके, ये है हमारा किरचॉफ लॉ हीट का। ओके, इसमें कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। देखो, आप लोग कौन सा देखते हैं? करंट में। ओके, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है इसमें प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज। ओके, नेक्स्ट थ्योरी के प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज। तो देखो, अगर तुम दूध का गिलास को सराउंडिंग में रख दोगे तो क्या होगा? दूध के गिलास को अगर सराउंडिंग में रखोगे तो क्या होगा? अगर दूध के गिलास को सराउंडिंग में रखोगे तो क्या होगा? ठंडा हो जाएगा। ओके, और अगर तुम क्या करो कि बर्फ पानी मतलब एक बोतल में बर्फ को जमा दो और उसको रख दो बाहर, तो वो क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा, बर्फ से पानी बन जाएगा। ओके, तो इसका कहने का मतलब यही है, प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज में यही कहा था कि कोई भी हॉट बॉडी को अगर हम लोग होता है वो कोल्ड सराउंडिंग में रखेंगे तो वो क्या होगा? वो ठंडा हो जाएगा। और अगर कोई भी कोल्ड ऑब्जेक्ट को हीट हीटेड सराउंडिंग में रखेंगे तो कोल्ड चीज को अगर हीट सराउंडिंग में रखेंगे तो वो हीट हो जाएगा। यही है प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज। ओके, तो इसके बारे में क्या लिखोगे? व्हेन हॉट बॉडी is kept in cold surrounding, then आनंद आप देर से ज्वाइन किए। then then hotter body becomes colder and their vice versa is also true। ओके, तो vice versa मतलब इसका उल्टा भी सही है। ओके, ये हो गया हमारा प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज। ओके, तो इसको हम दो सेंटेंस में बना सकते हैं, लेकिन एक सेंटेंस में भी समझ में आ गया उतना ही काफी है, क्योंकि नीट में बस समझना ही काफी होता है। ओके, तो अभी अभी हमने स्टीफन लॉ पढ़ा था। तो स्टीफन लॉ में अभी अभी हम लोग ने क्या पढ़ा है? स्टीफन लॉ में अभी अभी हमने पढ़ा है कि कोई भी हम ब्लैक बॉडी को मतलब कोई भी हॉट बॉडी को अगर रख देंगे सराउंडिंग में तो वो जो हीट इमिट करेगा, तो जो आपका क्यू बाई टी होगा वो कितना होगा? सिग्मा ए टी पे पावर 4। ये मैंने बताया आपको। ओके, तब देखो,
कोई भी बॉडी सिर्फ हीट को लीव करेगा, मतलब हीट को छोड़ेगा कि हीट को एक्सेप्ट करेगा? कोई हमको बता सकता है? तो देखो, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कोई भी, अगर कोई भी हॉट बॉडी को तुम जो है, अगर तुमने छोड़ दिया किसी भी टेम्परेचर पे, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि वो सिर्फ जो है हीट को लॉस करेगा था, हीट को गेन करेगा। ओके, वो साइमल्टेनियसली दो चीजें करता है। ओके, इफ ए बॉडी is kept in surrounding then it will gain and lose heat simultaneously. Simultaneously. ओके, तो देखो, आपके पास कोई भी एक बॉडी है, ठीक है, कोई भी एक बॉडी है। अब देखो, बॉडी का टेम्परेचर को हम कितना मानते हैं? टी। बॉडी का टेम्परेचर हमारा कितना है? टी है। और जो हमारा सराउंडिंग है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना मानते हैं? टी नॉट मानते हैं। सराउंड सराउंडिंग टेम्परेचर को कितना मानते हैं हम लोग? टी नॉट। ओके, तो हमने बॉडी का टेम्परेचर टी माना, तो बॉडी का टेम्परेचर टी है, तो इससे क्या होगा? हीट लॉस होगा। ओके, तो हीट लॉस कितना हुआ हमारा? सिग्मा ए टी पे पावर 4। अब सराउंडिंग का टेम्परेचर हमारा टी नॉट है। ओके, तो हमारा सराउंडिंग टेम्परेचर टी नॉट है, तो हीट का जो गेन होगा वो कितना होगा? सिग्मा ए टी नॉट पे पावर 4। ओके, तो हीट गेन कितना किया? हीट जो गेन किया वो सिग्मा ए टी नॉट पे पावर 4, और जो हीट का जो लॉस किया वो कितना किया? सिग्मा ए टी पे पावर 4। और इस कंडीशन में जब हीट का लॉस तभी होगा जब टी का मान जो होगा टी नॉट से ज्यादा होगा, तभी ना भाई हीट का लॉस होगा नेट। अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। अगर टी नॉट ज्यादा हो रहा तो हीट का गेन होता, लेकिन हम ब्लैक बॉडी को सराउंडिंग में रखे हैं, तो इसका मतलब क्या है? वो हीट को लॉस कर रहा है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? नेट लॉस ऑफ हीट। नेट लॉस ऑफ हीट, तो हीट का नेट लॉस कितना होगा? कोई बता सकता है हमको? सिग्मा ए टी पे पावर 4 माइनस सिग्मा ए टी नोट पे पावर 4। तो इसको जो है हम क्या लिखेंगे? सिग्मा ए टी पे पावर 4 माइनस टी नोट पे पावर 4। और ये जो टेम्परेचर होगा किसमें? टेम्परेचर इज इन केल्विन। इसमें कोई दिक्कत? ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ओके, आपने आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। तो देखिए, अगर सबका सेम होगा, देखिए मैंने जैसे ही कर दिया सिग्मा ए टी पे पावर 4, जैसे यहाँ पे ई का मान जैसे ई मैंने लिख दिया, तो ई हो गया जनरल फॉर्मूला। ठीक है, ये हमने जो आपको बात किया, ये हुआ आपका डी एफ। जी एफ का मतलब जनरल फॉर्मूला। अब ब्लैक बॉडी जो हुआ ना आपका, वो हुआ स्पेशल केस। तो ब्लैक बॉडी में इमिसिव पावर कितना होगा? ब्लैक बॉडी के लिए ई का मान कितना होगा? 1 होगा। तो नेट लॉस कितना हो जाएगा? सिग्मा ए टी पे पावर 4
माइनस टी नोट पे पावर 4। कशिश आपको समझ आया? आप जब पूछे ये जो फॉर्मूला मैंने बताया आपको, ये दोनों चीज के लिए है। ओके, ब्लैक बॉडी के लिए भी है और ग्रे बॉडी के लिए भी है। अगर वो ब्लैक बॉडी होता तब उसका मान जो है ई का मान 1 हो जाता। ओके, इसमें कोई दिक्कत? आगे बढ़े? आगे नहीं बढ़े क्या? देखिए, अब कोई आपसे पूछेगा स्टीफन लॉ किस पे जो है निर्भर है। कोई हमको ये बता सकता है कि स्टीफन लॉ किस पे निर्भर है? स्टीफन लॉ डिपेंड्स अपॉन विच फैक्टर। तो देखो, हम फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला से समझते हैं। तो हम हमारे पास क्या फॉर्मूला है? क्यू बाई टी का मान कितना है आपका आया? सिग्मा ए टी पे पावर 4 माइनस टी नोट पे पावर 4। इसको ब्रैकेट में लिख दो। हम सही है ना? अब देखो, जब हम सही हैं तो अब हम क्या कर सकते हैं इसमें? तो ई मतलब क्या हुआ? ई किस पे डिपेंड करता है? ये मेटेरियल का प्रॉपर्टी है, ग्रे बॉडी है कि ब्लैक बॉडी? तो ये किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड्स अपॉन मटेरियल। ओके, ये सॉरी सिग्मा, सॉरी गट सॉरी, ई सिग्मा तो कांस्टेंट होगा, सॉरी। ई पे, ई क्या है? ई डिपेंड्स अपॉन, ई होता है मटेरियल पे डिपेंड करता है, तो मतलब डिपेंड्स अपॉन मटेरियल। अब ए है तो ये किस पे डिपेंड करेगा? एरिया पे डिपेंड करेगा। और टी है तो टी की क्या है? बॉडी का टेम्परेचर। तो किस पे डिपेंड करेगा? बॉडी के टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। और किस पे डिपेंड करेगा? सराउंडिंग का टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। ओके, तो ये चार चीज पे ये डिपेंड करता है। ओके, तो ये किस पे डिपेंड करता है? चार चीज पे डिपेंड करता है। हाँ, आपका क्या क्या रिस्पॉन्स आया था? ओके, तो ये चार चीज पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ बॉडी पे डिपेंड करेगा, कौन सा बॉडी का नेचर कैसा है, ग्रे बॉडी है कि ब्लैक बॉडी है। ग्रे बॉडी है तो उसका इमिसिव पावर कितना है। एरिया पे डिपेंड करेगा, बॉडी के टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा और सराउंडिंग के टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो चार चीज पे डिपेंड करेगा। तो कभी भी चीजें भूल जाएंगे क्योंकि एग्जाम में सब चीज याद तो रहता नहीं है, लेकिन भूल जाएंगे तो फॉर्मूला याद है, तुरंत निकल जाएगा। ओके। ओके, और इसमें एक चीज और देखो, अब बॉडी के टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, एक चीज और पे डिपेंड करेगा। देखो, जिसका स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगा तो उसमें बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होगा, कि जिसका स्पेसिफिक हीट कम होगा उसमें बॉडी टेम्परेचर ज्यादा होगा। एक पांचवा फैक्टर और है जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट पे डिपेंड करेगा। ओके, तो देखो, स्पेसिफिक हीट बॉडी का वो हीट होता है जो कि 1 डिग्री सेल्सियस को ले जाने में होता है जितना हीट लगता है। ये चीज इक्वल कितना होता है? एम एस डेल्टा थीटा। ओके, तो यूनिट मास को, हमारा मास कितना होता है? यूनिट मास होना चाहिए। ओके,
1 डिग्री टेम्परेचर को चेंज करने में जितना हीट लगता है उसको बोलते हैं हम लोग स्पेसिफिक हीट। ओके, तो अब देखो, जिसका स्पेसिफिक हीट ज्यादा, अगर स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगा तो हमको ज्यादा हीट लगेगा उसी टेम्परेचर को रेज करने में। तो अगर स्पेसिफिक हीट कम होगा तो हमको कम हीट लगेगा 1 डिग्री सेल्सियस को चेंज करने में। तो जिसका स्पेसिफिक हीट ज्यादा होता है उसमें तो क्या हीट का ट्रांसफर कम होगा। ओके, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक हीट। ओके, ये हमारा स्टीफन कांस्टेंट खत्म हो गया। तो अब स्टीफन कांस्टेंट के बेस पे ही हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन साहब का नाम आप लोगों ने खूब सुना होगा। नेक्स्ट जो आता है उसको बोलते हैं न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। ओके, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। तो न्यूटन साहब ने क्या कहा था? ओके, अब देखो, हमने क्या पढ़ा था? डी क्यू बाय डी टी। इसके बारे में अभी हम लोगों को पढ़ा है, सिग्मा ए ई टी पे पावर 4 माइनस टी नॉट पे पावर 4। अभी अभी हमने पढ़ा। ओके, और क्यू का मान कितना होता है कोई बता सकता है? क्यू का मान कितना होता है? एम एस डेल्टा थीटा। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? एम एस डी थीटा डिवाइड बाय डी टी। ओके, इज इक्वल टू सिग्मा ए टी पे पावर 4 माइनस टी नॉट पे पावर 4। ओके, अब इसको डिफ्रेंशिएट और इंटीग्रेट करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका जो फॉर्मूला होता है वो आपको याद रखना है। डी थीटा डिवाइड बाय डी टी इज इक्वल टू सिग्मा ए टी नोट पे पावर 3 डिवाइड बाई एम एस थीटा मीन माइनस थीटा सराउंडिंग। ओके, ये फॉर्मूला होता है। ओके, इसको सॉल्व करने के बाद आपका इतना फॉर्मूला आएगा और इसको हम एज ए कांस्टेंट के मानते हैं। ओके, ये हमारा कोई एक कांस्टेंट है के, इसको बोलते हैं न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला। ओके, ओके, तो आपको अल्टीमेटली न्यूटन लॉ में बस इतना याद रखना है। ओके, और कभी कभी आपको कांस्टेंट का मान पूछेगा कि कांस्टेंट कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है। ये होता है आपका एक कांस्टेंट का वैल्यू। और कभी कभी क्या पूछेगा कि अगर स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगा स्पेसिफिक हीट कम होगा, इसलिए आपको कांस्टेंट का मान याद रखना है। कांस्टेंट का मान कितना होता है? सिग्मा ए टी नोट पे पावर 3 डिवाइड बाय एम एस। ओके, और अल्टीमेटली जो है इसको छोटा करके हमको याद रखना है कि डी थीटा बाय डी टी इज इक्वल टू के थीटा मीन माइनस थीटा सराउंडिंग। ओके, और थीटा मीन का मान कितना होगा? थीटा 1 माइनस थीटा 2, मतलब डिवाइड बाय 2। मतलब कोई भी कहेगा कि 70 डिग्री से 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज कर दिया। ओके, तो जब टेम्परेचर 70 से 60 चेंज करेगा तो थीटा मीन हमारा कितना होगा? 70 से 60 चेंज करने में हमारा थीटा मीन कितना होगा? 60 + 70 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 65। ओके, ये हुआ थीटा। और थीटा और डी थीटा कितना होगा? 70 में से 60 गया तो डी थीटा कितना होगा आपका? 10 होगा। ओके, ये चीज को आप बस लिख लीजिए। ये क्या? सराउंडिंग टेम्परेचर, इसी के बगल में इसको लिखिए मीन टेम्परेचर। ओके, ये हुआ 3 दिन टेम्परेचर। और डी टी क्या है? 3 दिन टाइम।
यहाँ तो कोई दिक्कत? न्यूटन डॉट तक कोई दिक्कत? फिर क्वेश्चन करेंगे, समझ में आएगा। अब आगे बढ़ा जाए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है उसको बोलते हैं बीन लॉ, बीन डिस्प्लेसमेंट लॉ, बीन डिस्प्लेसमेंट लॉ। ओके, तो देखो, एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर, हमको एक पार्टिकुलर टेम्परेचर की बात करते हैं, ठीक है। ओके, तो एनर्जी और वेवलेंथ के बीच में अगर हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो जो एनर्जी जो होगा रेडिएशन का सबसे ज्यादा कोई एक पार्टिकुलर वेवलेंथ पे होगा, और उसका ग्राफ कुछ इस टाइप का आता है, पैराबोला टाइप का आता है। ओके, तो एट ए पार्टिकुलर वेवलेंथ पे, किसी भी वेवलेंथ पे उसका जो एनर्जी होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ओके, तो जिस वेवलेंथ पे एनर्जी मैक्सिमम होगा एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर टी, ओके, तब क्या कहता है बीन साहब ने, क्या कहा था कि लेमडा एम इंटू टी इज इक्वल टू बी, और बी को क्या बोलते हैं हम लोग, बीन कांस्टेंट। ये हमेशा कांस्टेंट होता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, लेमडा एम वन टी वन इज इक्वल टू लेमडा एम टू टी टू, ये हमेशा कांस्टेंट होने वाला है। यहाँ तक कोई दिक्कत? और अल्टीमेटली कोई आपसे पूछेगा कि बी का डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन ऑफ बी, कितना होगा बता सकते हैं? वेवलेंथ है तो लेंथ हुआ, और टेम्परेचर है तो केल्विन हुआ, सीधे इसका यही डायमेंशन हो गया। और इसका जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, बीन का जो होता है वैल्यू होता है वो कितना होता है, बी का जो वैल्यू होता है 2.89 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन, और टेम्परेचर को हमेशा केल्विन पे लेना है, वो याद रखना है। ओके, और इसको हम अप्रोक्स जब बात करते हैं तो इसका मान कितना होता है, 3 × 10⁻³ मीटर केल्विन। ओके, यहाँ पे आपका जो रेडिएशन का जो मैक्सिमम कंसेप्ट है वो सारा खत्म हो गया। ओके, अब हम क्वेश्चन पे आ सकते हैं। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत ना हो तो क्वेश्चन पे हम जाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? टेम्परेचर को टी से नहीं लिखते हैं। अच्छा, क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि टाइम को भी टी से लिखते हैं, और टेम्परेचर को भी टी से लिखेंगे तो दिक्कत ना हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए टेम्परेचर को टी से नहीं लिखते हैं। और कोई क्वेश्चन?
there will be contraindication in the time and the temperature, so be not write the temperature with the T. Hemant, Kashish, any doubt? क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन तो एक बार और पढ़ चुका है। कोई दिक्कत नहीं है? नो। क्वेश्चन पे चले कि ज्यादा हो गया? क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है? ओके, क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा लगेगा बनाने में क्वेश्चन। आते क्वेश्चन नंबर 68 पे। 68 में क्या है? देखो क्या क्या पर लिखा हुआ है, देखो पढ़ो। A spherical body of area A, emissivity E is equal to 0.6, is kept inside a black body. Okay, ठीक है, spherical body को black body के अंदर रख दिए। What is the rate at which energy radiated per second? अरे टेम्परेचर T, टेम्परेचर T पे जो है, जो हमारा एनर्जी रेडिएट करेगा उसका मान कितना होगा? कितना होगा, कोई बता सकता है? सिग्मा ए टी पे पावरफुल, इतने ना होता है। और ई का मान 0.6 दिया है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा सही मारे? कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 अभी भी पर है। 69 पे आते हैं। 69 पे क्या दिया हुआ? रेडियस ऑफ टू स्फीयर ऑफ सेम मटेरियल आर 1 and 4 मीटर। ओके, हमारा रेडियस 1 और 4 मीटर का दिया हुआ, and their temperature are 4 into 10 to the power 3 and 2 into 10 to the power 3 can be respectively. The ratio of emitted heat in the sphere per second. तो इमिसिव हीट कितना होगा इसका? Q is equal to sigma, Q by T is equal to sigma ए टी पे पावर 4। तो देखो यहाँ पर रेडियस दिया हुआ है, तो रेडियस का क्या होगा? स्क्वायर होगा, क्योंकि एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और टेम्परेचर कितना होगा? पे पावर 4 होगा। सिंपल सा बात है, हमको रेशियो निकालना है। तो हमें रेडियस है 1/1 मीटर 4 मीटर। ओके, तो Q1/Q2 कितना होगा? 1 और 4 का स्क्वायर, और दूसरा क्या है हमारा? 4 और 2। ओके, 4 इंटू 10 पे पावर 3 डिवाइड बाय 2 इंटू 10 पे पावर 3, और इस पे पावर कितना है? 4 है, टेम्परेचर है। तो हमारा मान कितना होगा? 4 तक का 16, और ये कट गया 10 पे पावर 3, 2 दूनी 4, और 2 पे पावर 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो आपका मान कितना हो गया? 1/1। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा 69 का? ऑप्शन नंबर 3। 70 पे आते हैं। Cooling rate of a sphere at 600 Kelvin at external environment of 200 Kelvin is R. Okay,
कूलिंग रेट हमारा कितना दिया, एनवायरमेंट का 200 केल्विन है, इसका 600 केल्विन है, ठीक है। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ स्फीयर इज रिड्यूस टू 400 केल्विन, टेम्परेचर हमारा कितना रिड्यूस हो गया, 400 केल्विन का, तो कूलिंग रेट हमारा कितना होगा इसका। ओके, तब देखो, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। आपके पास जब सराउंडिंग का टेम्परेचर और बॉडी का टेम्परेचर दिया हुआ है, तो आपके दिमाग में सीधे आना चाहिए सिग्मा ए टी पे पावर 4 माइनस टी नोट पे पावर 4, ये अपना फॉर्मूला लगाएंगे। और हमको रेशियो रेशियो चाहिए अल्टीमेटली, तो हमारा क्यू का मान आर दिया हुआ है, क्यू बाई टी का मान आर दिया हुआ है, रेट हमारा दिया हुआ है। तो देखो सिग्मा ए एक का 600 केल्विन है, 600 पे पावर 4 माइनस, और सराउंडिंग का कितना दिया हुआ हमारा 200 है। ओके, सराउंडिंग का हमारा 200 है, माइनस 200 पे पावर 4। अब हमारा रेट क्या हो जाएगा, तो उसको मानते हैं आर डैश। ओके, और इसको क्या होगा सिग्मा ई, और बॉडी का टेम्परेचर कितना हो गया, रिड्यूस टू की रिड्यूस बाय लिखा है, ये भी ऑप्शन हमेशा देखिएगा। तो देखो, अगर रिड्यूस बाय लिखा होता तो 600 में से 400 घटाते, और यहाँ पे रिड्यूस टू लिखा हुआ है, मतलब कि 400 तक हो गया है। ओके, तो बॉडी का टेम्परेचर कितना हो गया, 400 हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी ये सब चीजें आपको करके फंसा सकता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 400 पे पावर 4 माइनस 200 पे पावर 4। ओके, तो आपका मान कितना हो गया, ये सारा पोर्शन कट किया, आपका मान कितना हो गया, आर बाई आर डैश का मान। अब देखो इससे क्या क्या पोर्शन कर सकता है, तो देखो ये जो जीरो जीरो है सबको बाहर निकालोगे तो कितना होगा, 100 पे पावर 4, तो ऊपर नीचे दोनों को कट जाना है। अब यहाँ 3 और 2 है, तो इसमें से 2 कॉमन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो 2 पे पावर 4 सब में कॉमन होगा, तो आपका यहाँ क्या बचेगा, 3 पे पावर 4 माइनस 1 पे पावर 4 डिवाइड बाय 2 पे पावर 4 माइनस 1 पे पावर 4। क्यों हमने ऐसा क्यों किया, कैलकुलेशन इजी हो गया। अब कैलकुलेशन इजी हो गया तो ए स्क्वायर नहीं, इस पे छोड़ दो, 3 9 और 9 नमा 81, 81 माइनस 1, 2 दूनी 4 और 4 तक 16, तो हमारा आंसर कितना हो गया, इजी हो गया कि नहीं हो गया, 15 R/80। तो हमको इसको तोड़ना पड़ेगा, तो आर डैश का मान कितना गया हमारा, ओके, 5 6 15, और इसका 5 का 5 और 3 5 6 का 30, तो 3R/16। ऑप्शन को तो चेक कर लो, कौन सा ऑप्शन होगा। सही है, यहाँ तो कोई दिक्कत। आगे बढ़े, 2 3 क्वेश्चन और कर लेते हैं। ओके, अब देखो 71, टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इज 400 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर हमारे बॉडी का कितना दिया, 400 डिग्री सेल्सियस। अज्यूमिंग द सराउंडिंग टेम्परेचर इज टू बी नेगेटिव, नेगेटिव, सराउंडिंग टेम्परेचर हमारा कितना नेगेटिव है, एट व्हाट टेम्परेचर बिन बॉडी इमिट डबल एनर्जी रेडिएशन, कितने टेम्परेचर पे हमारा एनर्जी होगा वो डबल हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो डिग्री सेल्सियस है इसको अपने केल्विन में कन्वर्ट करो। ओके, जो भी डिग्री सेल्सियस दिया उसको केल्विन में कन्वर्ट करो, ऐसा नहीं कि सीधे आप इसको सॉल्व करोगे। ओके, तो शुरू में एनर्जी का मान ई है, तो आपका मान कितना होगा सिग्मा ए, आप 400 में से 273 ऐड करो, 400 में से 273 ऐड करो, 673।
अब हमारा एनर्जी क्या हो गया, दुगना हो गया। ओके, एट व्हाट टेम्परेचर विल बॉडी इमिट डबल एनर्जी रेडिएशन, तो हमारा एनर्जी दुगना हो गया, सिग्मा ए टी पे पावर 4। ओके, तो हमारे टी का मान कितना होगा? तो देखो, तो ये जो टी का मान होगा वो कितना होगा, 673 इंटू 2 पे पावर 1/4। 2 पे पावर 1/4, 2 पे पावर 1/4 कितना होगा? तो देखो, √2 का मान कितना होता है, 1.4। √2 का मान शायद 1.4 होता है, तो इसको फिर दोबारा इसका रूट का रूट कितना होगा, इसका रूट कम से कम होगा 1.2 के आसपास का होगा, ठीक है। कैलकुलेट करो तो 673 इंटू 1.2 करके देखो कितना होता है, इंटू 673, तो आपका जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, 800 केल्विन के आसपास आएगा। ओके, अगर आप इतना सॉल्व करोगे तो आपका मान होगा 800 केल्विन आएगा। तो जो इसका ऑप्शन होगा कौन सा मारोगे आप, 800 केल्विन, समझे? इस पे बहुत ही गौर से देखना, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं 71 में, 72 पे आते हैं। 72 पे क्या दिया हुआ है, इफ टेम्परेचर ऑफ एडिन ब्लैक बॉडी इज इंक्रीज बाय 10%, हमने एनर्जी को कितना बढ़ा दिया, 10% से बढ़ा दिया, ठीक है। देन परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम इस सरफेस। ओके, तो हमने क्या किया, टेम्परेचर को बढ़ा दिया कितना, उससे 10% से, ठीक है। तो हमारा जो है इसका कि कितना होगा, हमारा एनर्जी का रेडिएशन कितना बढ़ जाएगा। ओके ओके, देखो कितना बढ़ेगा। तो देखो, 10% टेम्परेचर बढ़ा, देखो टेम्परेचर हमारा शुरू में था टी, एनर्जी था हमारा ई, अब 10% टेम्परेचर बढ़ा दिए। ओके, तो हमारा जो एनर्जी होगा बाद का वो कितना होगा, 1.1, टेम्परेचर हमारे पास कितना हो गया, 1.1 टी, 10% कितना होगा, टी प्लस 0.1 टी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1.1 टी पे पावर 4। अब बाकी जो सिग्मा यही था वो रहेगा ना, क्योंकि हमको अल्टीमेट रेशियो चाहिए, तो हमको क्या चाहिए, ई डैश माइनस ई डिवाइड बाई ई, इसका हमको रेशियो चाहिए। तो देखो, अब देखो ई डैश का मान कितना आएगा, तो 1.1 को 4 बार गुना करो, कितना होगा आपका मान। इसका मान शायद होगा 1.46 ई माइनस ई डिवाइड बाय ई। ओके, तो आपका मान कितना हो गया, 0.46। अब परसेंटेज निकालना और क्या करोगे, 100 से गुना करोगे, तो आपका जो मान होगा वो कितना होगा, 46% के आसपास आएगा। तो आपका आंसर कितना हो गया, 46%। ओके, तो देखिए यहाँ पे 40% दिया हुआ है, तो अगर ये 10% से कम होता
अगर ये 10% से कम होता है, 8% से 60%, तो सीधा सीधी हम ये लिखते हैं। अगर ये 9% का अगर होता, तो डेल्टा ई बाई ई का मान कितना होता हमारा? 4 डेल्टा टी बाई टी, सीधे लिखते हैं। लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए आपको? डेल्टा टी बाई टी का मान कितना होना चाहिए? लेस देन 10%। ओके, 10% से कम होना चाहिए। 9 टकरेगा तो काम चलेगा। तो ये बात समझ में आया कि नहीं आया? इसने यहाँ पे 40% भी दिया है, इसने इसने कंफ्यूज करने के लिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन 73 हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा आपका। A rectangular surface area of 8 centimeter into 4 centimeter of a black body at a temperature of 127 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो हमारा एरिया दिया हुआ इतना 8 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, और हमारा टेम्परेचर दिया हुआ 127 डिग्री सेल्सियस। तो 127 डिग्री सेल्सियस मतलब 127 प्लस 273, तो आपका मान कितना होगा यहाँ पे? 7 3 10 0 और 7 8 9 10 0, 2 1 3 4, 491। और इसका जो एनर्जी का रेट है वो ये दिया हुआ है। इफ द हीट, इफ द नेट एंड बीट ऑफ द सरफेस एरिया रिड्यूस टू हाफ, और नेट और बीट को हम लोग दोनों को आधा कर दिए, तो हमारा एरिया कितना हो गया? ए पे पावर A/4, और टेम्परेचर इज रेज टू 327 डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर को 327 डिग्री सेल्सियस तक चेंज किए, तो हमारा इसका मान कितना होगा? 327 प्लस 273। 327 प्लस 273 कितना होगा? 7 3 10, 7 8 9 1 10 का 0, बाकी बचा 1, 3 2 5 1 6, तो हमारा टेम्परेचर कितना होगा? 691। तो अब इसको हमको करना है, तो क्या करेंगे? तो देखो, शुरू का एनर्जी ई था, सिग्मा ये ई, और टेम्परेचर कितना है हमारा? 400। ओके, तो 400 पे पावर 4। अब बाद का एनर्जी हमारा कितना होगा जब हम एरिया को आधा कर दिए? आधा नहीं, 1/4 कर दिए ई, और इसका मान कितना लिखेंगे? 600 पे पावर 4। ओके, तो हमारा जो पोर्शन आया है ये सिग्मा ए या सिग्मा ए वो कट गया, ये 4 ये ऊपर चल जाएगा। अब देखो, ये कट गया 0 0, 2 9 4 और 2 6, तो 2 पे पावर 4 मतलब कितना हुआ? 16, और 3 पे पावर 4 का मतलब कितना हुआ? 81। ओके, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, कोई बता सकता है? एनीवन? आया कि नहीं आया? ई डैश उधर जाएगा तो 81/64, 81/64। यहाँ पे किसी को दिक्कत है आज की क्लास में? यहाँ पे किसी को दिक्कत?